नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रौनक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरथल कला एवं से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस विद्यालय परिवार के अपने YouTube चैनल लर्न विद रौनक ग्रुप पर इस वीडियो की जो श्रेणी हमारे साथ आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, इसमें हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स का सिलेबस, जिसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं और 5वें पार्ट के भी 2 भाग हमने पढ़ लिए हैं। ऐसे प्रकार इस सिलेबस को पूरा हमारे YouTube चैनल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारा जो भी अगला वीडियो चैनल पर आएगा आप उससे तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें और उससे उस वीडियो के जरिए अपने पढ़ाई को जारी रख सकें। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 5वां, जिसका नाम है विद्युत धारा। पहले 2 भाग हमने देख लिए हैं, आज हम हैं तीसरे भाग में। तो देखिए इसमें हमें क्या पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा है कि अपवहन वेग क्या होता है, गतिशीलता क्या होती है, अपवहन वेग का सूत्र क्या होता है, धारा घनत्व और गतिशीलता में क्या संबंध होता है, विद्युत धारा और अपवहन वेग के मध्य क्या संबंध होता है। ऐसे कुछ फॉर्मूले हमने भाग नंबर 2 में देखे थे। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 3 और इसमें हम पढ़ेंगे आज कुछ उस पार्ट के आगे का जो है वो सिलेबस में हम पढ़ेंगे। तो आज की पहली हेडिंग लिखिएगा, वही आसान जो 10वीं क्लास में बहुत बार पढ़ी है, एक बार फिर हमारे सिलेबस में आती है, ओम का नियम। लिखिएगा तीसरे भाग की पहली हेडिंग, ओम का नियम। ओम का नियम लिखिएगा। इसमें यदि किसी चालक की सभी भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं, यदि किसी चालक की सभी भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या कहता है? यदि सभी भौतिक अवस्थाएं, तार की जो चालक हमारे पास में है उसकी सभी भौतिक अवस्थाओं को नियत कर दिया जाए। भौतिक अवस्थाएं मतलब उसकी लंबाई, मोटाई, या फिर मोटाई का दूसरा नाम जो हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसका ताप और पदार्थ जिससे तार बना हुआ है, ये सभी यदि मैं नियत रख देता हूँ तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V जो है वो समानुपाती होता है चालक में से प्रवाहित धारा के, अर्थात V समानुपाती I। तो ये है ओम का नियम कि यदि सभी भौतिक अवस्थाओं को नियत रख दिया जाए तो उत्पन्न विभवांतर का मान प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I। ओम का नियम। यदि मैं समानुपाती को हटाता हूँ तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा V = RI। यहाँ R एक नियतांक है जिसे उस चालक वस्तु का प्रतिरोध कहते हैं। R एक नियतांक है जिसे उसका वस्तु क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो लिखिएगा V समानुपाती I, V = RI और उसके नीचे लिखिएगा यहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक वस्तु का प्रतिरोध कहते हैं। अब यदि यहाँ से V और I एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो यदि मैं V और I के मध्य ग्राफ खींचता हूँ तो वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक्स एक्सिस में वोल्टेज लेता हूँ, वाई एक्स पर मैं धारा लेता हूँ और ये कोण यदि मैं थीटा ले लेता हूँ तो tan थीटा होगा, ये हो जाएगा I/V। tan थीटा = I/V। और यदि यहाँ से मैं प्रतिरोध का मान निकालूं, R कितना हो जाएगा? V/I। तो ये I/V है, ये V/I है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि tan थीटा = 1/R। जब y एक्स पर धारा लूं और x एक्सिस पर वोल्टेज लूं तो tan थीटा का होगा वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लीजिएगा और ये बातें भी लिख लीजिएगा। तो ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक की सभी भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यह है ओम का नियम। लिखिएगा और उसके बाद अगली हेडिंग नोट कीजिएगा।
ओम के नियम का सत्यापन, अगली हेडिंग नोट कीजिएगा, ओम के नियम का सत्यापन। हमें सिद्ध करना है कि हाँ वास्तव में भी समानुपाती आई होता है, तो इसके लिए हेडिंग लिखिएगा ओम के नियम का, ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन, तो लिखिएगा माना, माना किसी चालक तार के, किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए, माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा लंबाई स्मॉल एल है, तथा लंबाई स्मॉल एल है। चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन, प्रवाहित धारा कैपिटल आई है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन तथा प्रवाहित धारा कैपिटल आई है। इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग वीडी, इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग वीडी तथा विश्रांति काल टो है, विश्रांति काल टो है। तो हम जानते हैं, हमने दूसरे भाग में पढ़ा था, हम जानते हैं विद्युत धारा और अपवहन वेग के मध्य संबंध, विद्युत धारा और अपवहन वेग के मध्य संबंध I इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए इलेक्ट्रॉन का आवेश, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और वी डी इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है विद्युत धारा और अपवहन वेग के मध्य संबंध I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, इसके बाद हमने एक और पढ़ा है अपवहन वेग का सूत्र, अपवहन वेग का सूत्र Vd इज इक्वल टू हमने पढ़ा है ev तो अपॉन ml। ए इलेक्ट्रॉन का आवेश, v चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, तो विश्रांति काल, ml इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और स्मॉल l क्या है, चालक तार की, चालक वस्तु की कुल लंबाई। तो Vd इज इक्वल टू हो गया ev तो अपॉन ml। इसको यदि मैं समीकरण 1 देता हूं नाम और इसको समीकरण नंबर 2 देता हूं, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में Vd का मान समीकरण 2 से रख देता हूं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा NEA Vd, और Vd का मान है eV तो अपॉन ml, eV तो अपॉन ml। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, तो NE स्क्वायर A V तो अपॉन ml। ये आ गया धारा का मान। और यदि यहाँ से मैं वोल्टेज V का मान निकालता हूँ, तो वोल्टेज V इज इक्वल टू हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो I अंश हर की संख्या अंश में और अंश की संख्या हर में, तो I इंटू ml अपॉन NE स्क्वायर A, तो यही आएगा। वोल्टेज V का मान निकाल लिया, यदि मैं इसको नियतांक मान लेता हूं, तो यहां से क्या आ गया, V इज इक्वल टू I इंटू R। ये जो नियतांक है ये तार के प्रतिरोध के बराबर होगा। यहां से ये सिद्ध हुआ कि V समानुपाती किसके, I के, और यही ओम का नियम था। तो यह हमने कर दिया ओम के नियम का सत्यापन है, जहां R का मान कितना आया, जहां R इज इक्वल टू है ml अपॉन NE स्क्वायर A। तो ये होता है हमारे पास में प्रतिरोध का सूत्र ml अपॉन NE स्क्वायर A। तो और इस प्रकार हमने ओम के नियम को भी सत्यापित कर दिया। हम जानते हैं, ये वापस से समझिएगा ये कहाँ से आया, हम जानते हैं ये होता है अपवहन वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध I इज इक्वल टू NEA VD। उसके बाद में अपवहन वेग VD का एक और सूत्र हमने पढ़ा है eV तो अपॉन ml। VD का मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया, ये हुआ E इंटू ई स्क्वायर हो गया। इस समीकरण से मैंने वोल्टेज V का मान निकाला, तो V का मान आ गया I इंटू ml अपॉन NE स्क्वायर A। तो इसको मैंने नियतांक मान लिया प्रतिरोध R के बराबर, तो ये हो गया V समानुपाती I, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है, तो यहाँ तक का नोट कीजिएगा।
उसके बाद में लिखिएगा अगली हेडिंग प्रतिरोध की निर्भरता। अगली हेडिंग लिखिएगा प्रतिरोध की निर्भरता। कि जो हमने चालक तार का प्रतिरोध पढ़ा है कि जो प्रतिरोध है विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालने का कार्य करता है, ये किस किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध की निर्भरता। तो हेडिंग लिखिएगा प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध की निर्भरता। तो जो कि हमने अभी पढ़ा है, हम जानते हैं प्रतिरोध का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है। हम जानते हैं प्रतिरोध R का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ml/ne²A। तो यहां से देखिएगा प्रतिरोध का मान n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, चेंज कभी होता नहीं तो इस पर निर्भर नहीं करेगा। n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहती है जब तक उसकी भौतिक अवस्था नहीं बदल जाती। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश तो ये भी नहीं बदलेगा, तो विश्रांति काल भी हम कह सकते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं नियत रहेंगी, तो ये भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ से साफ साफ मैं कह सकता हूं कि पहली जो निर्भरता है लंबाई पर, प्रतिरोध की निर्भरता किस पर है? लंबाई पर। और यहाँ इस उत्तर से हमें दिख रहा है कि जो R है वो समानुपाती है किसके? लंबाई L के। तो R समानुपाती L, अर्थात किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तो R समानुपाती L। नंबर 2, यदि मैं दूसरे निर्भरता की बात करूं तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम अपने आम बोलचाल की भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि मोटाई, कि चालक तार की मोटाई पर। और जो हमारे पास प्रतिरोध का सूत्र है उसमें हमें दिख रहा है कि जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल की कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो R व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अर्थात मोटे तार का जो क्षेत्रफल होता है वो ज्यादा होता है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और पतले तार का क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। जो तीसरी चीज जिस पर निर्भर करता है वो करता है ताप पर। ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये इसका पूरा डिटेल जो वर्णन एक्सप्लेनेशन है वो हमारे इस अगले वीडियो चौथे भाग में आएगा। अभी इतना ही याद रखिए कि तार का जो प्रतिरोध है वो ताप पर निर्भर करता है। और चौथा पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, कि पदार्थ किस प्रकार का है उस पर भी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चार बातें नोट कीजिएगा कि लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके अलावा तार का प्रतिरोध जो है वो पदार्थ के ताप पर भी निर्भर करता है, और साथ ही साथ पदार्थ की प्रकृति पर भी क्षेत्र प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमने किसी चालक तार का प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अगली हेडिंग नोट कीजिएगा, नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो है प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। नोट कीजिएगा अगली हेडिंग विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। ठीक है, हम जानते हैं अभी हमने थोड़ी देर पहले बहुत ही आपस में कनेक्टेड है, लगातार हम जो पिछले हेडिंग उसी को यूज कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई के तो समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जस्ट अभी हमने 2 मिनट पहले ये बात पढ़ी है। यदि मैं इन दोनों को साथ लिखूं तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो R समानुपाती L अपॉन A। ये बात हमने यहाँ इन दोनों समीकरण से लिख ली कि R समानुपाती L अपॉन A। समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नियतांक आएगा। तो ये नियतांक जो होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ जो रो है वो एक नियतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में विशिष्ट प्रतिरोध। तो यदि हमसे विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र निकालना हो तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। तो यदि यहाँ से रो की मैं चर्चा करूं तो ये हो जाएगा RA अपॉन L, RA अपॉन L। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। इस प्रकार हमने विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र स्थापित कर दिया। अब यदि इस प्रतिरोध की कुछ छोटी छोटी बातें जैसे कि हम चर्चा करें मात्रक की, कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालने के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र देखेंगे। सूत्र में है RA अपॉन L। R का मात्रक लिखेंगे, A का मात्रक लिखेंगे और L का मात्रक लिखेंगे। R है ओम प्रतिरोध और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इनटू A। A है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का जो SI मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर अपॉन लंबाई, और लंबाई का जो SI मात्रक होता है वो होता है मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो जो प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया वो हो गया ओम इनटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक हो गया वो हो गया ओम इनटू मीटर। उसके बाद में विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना ये है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ के ताप एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। ताप एवं प्रकृति पर निर्भर करता है, ना पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करता है, ना पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। याद रखने वाली बात है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति और उसके ताप पर निर्भर करता है, लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, उसका मात्रक क्या होगा, और विशिष्ट प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करता है। आगे विशिष्ट प्रतिरोध की यदि हमें परिभाषा लिखनी पड़ जाए कि कोई हमसे पूछ ले कि विशिष्ट प्रतिरोध कहते किसे हैं, तो इसका सूत्र आ गया। हमें कोई कहे विशिष्ट प्रतिरोध क्या, परिभाषा बताइए कि परिभाषा क्या होगी, तो वो भी हम नोट करेंगे। लिखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा में, जो कि हम जानते हैं रो इज इक्वल टू क्या है, RA अपॉन L, RA अपॉन L। यदि मैं मानूं यदि लंबाई 1 मीटर, तो हमारा चालक तार उसकी लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, लंबाई को भी 1 मीटर मान लिया और उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसको भी 1 मीटर स्क्वायर मान लिया, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया रो इज इक्वल टू R, रो इज इक्वल टू R। तो परिभाषा क्या आई, अर्थात कोई ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा वही उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। तो डेफिनेशन लिखिएगा, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई वाले चालक तार का प्रतिरोध ही, चालक तार का प्रतिरोध ही उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। अगली हेडिंग लिखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध एवं श्रांति काल में संबंध। विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध रो एवं
श्रांति काल, जिसे हम विश्रांति काल भी कहते हैं, टो के मध्य संबंध, टो के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन विशिष्ट रो एंड टो। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं, यदि चालक तार की लंबाई स्मॉल एल एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए हो तो विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एन। अभी जस्ट पिछले वाली हेडिंग में देखा है कि रो का मान कितना होता है, आर ए अपॉन एन। ठीक है, यदि चालक तार का प्रतिरोध, यदि चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो, यदि चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो, कैपिटल आर प्रतिरोध का फॉर्मूला, अभी हमने थोड़ी देर पहले ओम के लिए सत्यापन किया था, उसमें हमने प्रतिरोध कैपिटल आर का फॉर्मूला लिखा था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। बोलो लिखा था कि नहीं लिखा था? ये समीकरण नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। रो का मान आर ए अपॉन एन और आर का मान एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टो। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 की यदि मैं चर्चा करूं तो समीकरण 1 में रो इज इक्वल टू ए अपॉन एन को मैं ऐसा कैसा लिख देता हूं, इनटू है आर, और आर का मान ये है, ये मैंने यहां लिखा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। लंबाई से लंबाई कैंसिल होगी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैंसिल होगा, और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान m अपॉन एन ई स्क्वायर टो, और यही होता है सूत्र किसके बीच में था, विशिष्ट प्रतिरोध रो और श्रांतिकाल टो के मध्य, रो और टॉर्क के मध्य संबंध रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ये हमें सिद्ध करना था कि विशिष्ट प्रतिरोध और श्रांतिकाल के मध्य क्या संबंध होता है। ये नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये नोट कीजिएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आपको नोट कर लिया होगा आप सब लोगों ने। लिखिएगा अगली हेडिंग चालकता, लिखिएगा अगली हेडिंग चालकता, लिखिएगा अगली हेडिंग चालकता, जिसे डिनोट करते हैं सिग्मा से, जिसे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो चालकता की परिभाषा लिखिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो चालकता सिग्मा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से, तो सिग्मा हो गया 1 अपॉन रो, जिससे सिग्मा जिस पे रो निर्भर करता है उस पे ही सिग्मा निर्भर करता था। सिग्मा का मान पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, तो चालकता का मान भी पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। यदि रो से चालकता की मात्रा की बात करूं तो ये हो गया 1 अपॉन रो, और रो का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो चालकता का मात्रक क्या हो गया, 1 अपॉन ओम इंटू मीटर। चालकता का मात्रक हो गया 1 अपॉन ओम इंटू मीटर, ये होता है चालकता का मात्रक। अगली हेडिंग नोट कीजिए, नाम है चालकत्व। क्या नाम है, चालकत्व। लिखिएगा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चालकता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और चालकत्व है
केवल प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल जी का फॉर्मूला हो गया प्रतिरोध का व्युत्क्रम। और प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। तो जी इज इक्वल टू हो गया 1/r। ये हो गया हमारे पास में प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है वो क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। तो इसके मात्रक की बात करूं तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो 1/ओम। और 1/ओम, ओम का जो व्युत्क्रम होता है उसको हमें महो भी कहते हैं। 1/ओम को क्या कहते हैं? महो भी कहते हैं। तो चालकत्व का मात्रक चाहे तो 1/ओम बोल दो या फिर महो भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अगली है, लिखिएगा अगली है जिसका नाम है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति, या फिर मैं कहता हूं ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। ओम के नियम का, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, या फिर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। दोनों बातें एक ही है। तो लिखिएगा, माना स्मॉल एल लंबाई, माना स्मॉल एल लंबाई एवं कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, एवं कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व है, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व है स्मॉल एन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व है स्मॉल एन है। चालक के सिरों पर V वोल्ट की बैटरी लगाने पर, चालक के सिरों पर V वोल्ट की बैटरी लगाने पर इसमें कैपिटल I धारा प्रवाहित होती है। चालक के सिरों पर V वोल्ट की बैटरी लगाने पर इसमें कैपिटल I धारा प्रवाहित होती है। कैपिटल I धारा प्रवाहित होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग Vd, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग Vd तथा विश्रांति काल टॉ है। विश्रांति काल टॉ है। अतः I इज इक्वल टू NEA V। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था अपवहन वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध I इज इक्वल टू NEA VD। I इज इक्वल टू NEA VD। समीकरण नंबर 1। यदि यहाँ से मुझे अपवहन वेग का सूत्र भी याद हो तो मुझे अपवहन वेग का सूत्र Vd इज इक्वल टू क्या होता है? AV टॉ अपॉन mn। Vd इज इक्वल टू होता है AV टॉ अपॉन ml। इक्वेशन नंबर 2 नोट कीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 ये है जिसमें हमने विद्युत धारा और अपवहन वेग के मध्य संबंध वाला सूत्र लिखा है, और दूसरे में हमने केवल अपवहन वेग का सूत्र हमने ज्ञात किया था वो लिखा है। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 की बात करूं मैं तो I इज इक्वल टू हो गया NEA VD। VD का मान AV टॉ अपॉन ml। AV टॉ अपॉन ml। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी चाहिए। इसको यदि मैं ऐसा लिखूं, केवल मैंने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A का पक्षांतरण किया है तो I अपॉन A इज इक्वल टू हो गया NE स्क्वायर V टॉ अपॉन ml। NE स्क्वायर V टॉ अपॉन ml। अब I अपॉन A विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल। याद होगा 5वें पाठ का जो वीडियो, पहला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था धारा घनत्व। क्या पढ़ा था? धारा घनत्व है। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। तो I अपॉन A क्या हो गया? धारा घनत्व J।
इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर वी टो अपॉन एम एन। ये देखिए v अपॉन एन विद्युत विभव अपॉन लंबाई, और ये हम जानते हैं विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध होता है A इज इक्वल टू होता है d अपॉन d। d जहाँ दूरी थी और यहाँ पर दूरी को हमने लंबाई में माना, लंबाई क्या मानी है L मानी है, तो ये बन गया E। इसलिए J इज इक्वल टू क्या बन गया, J इज इक्वल टू बन गया एन ई स्क्वायर टो इंटू कैपिटल E अपॉन एन। ठीक है, और ये हमारा क्या है सिग्मा, J इज इक्वल टू ये हो गया सिग्मा E। तो ये है चालकता J इज इक्वल टू सिग्मा E। देखिए कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू क्या होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए। तो यदि मैं लंबाई को तो 1 कर दूं और 1 मीटर कर दूं और क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू। और एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट जो होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वही किसके बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होती है, चालकता होती है, सिग्मा होती है। तो इसलिए मैंने एन स्क्वायर टू अपॉन एम के लिए क्या लिख दिया, सिग्मा लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास में ओम के नियम का सूक्ष्म रूप J इज इक्वल टू सिग्मा E, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। ये नोट कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से हम आपका जो है सिलेबस करते रहेंगे जब तक कि नॉर्मल सिचुएशन नहीं हो जाती। कोरोना की जो ये महामारी हमारे देश में पूरी दुनिया में फैली हुई है, जब तक हमारे पास इसका उचित समाधान नहीं होता तब तक हम इसी प्रकार ऑनलाइन जुड़े रहेंगे और हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो ये था ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। लिखिएगा अगली हेडिंग, तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, लिखिएगा ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध लिखिएगा, या ओमीय युक्तियां भी नाम कहते हैं। वे युक्तियां जिन पर ओम के नियम को लागू किया जा सकता है, जिन पर ओम के नियम को लागू किया जा सकता है, ओमीय युक्तियां कहलाती हैं, ओमीय युक्तियां कहलाती हैं। या फिर दूसरे शब्दों में आसान डेफिनेशन ये लिखते हैं कि वे युक्तियां जिन पर ओम का नियम लागू होता है या फिर जो ओम के नियम की पालना करती हैं क्या कहलाती हैं, ओमीय युक्तियां, ओमीय प्रतिरोध कहलाती हैं। ओम का नियम क्या कहता है, V समानुपाती I। तो मतलब वे चालक वस्तुएं जिनके लिए V और I एक दूसरे के समानुपाती होते हैं वो क्या कहलाती हैं, ओमीय प्रतिरोध या ओमीय युक्तियां कहलाती हैं। उदाहरण लिखिएगा इसका, सभी चालक धातु, उदाहरण लिखिएगा सभी चालक धातु, जितने भी चालक धातु हैं सब के सब ओम के नियम की पालना करती हैं। सभी के लिए V और I एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। आगे डेफिनेशन लिखिएगा, अनओमीय युक्तियां, अनओमीय युक्तियां, अनओमीय युक्तियां। तो लिखिएगा वे युक्तियां जिन पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, जिन पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, अनओमीय युक्तियां कहलाती हैं, अनओमीय युक्तियां कहलाती हैं, अनओमीय युक्तियां कहलाती हैं। मतलब वो डिवाइस जिन पर ओम का नियम लागू नहीं होता। मतलब ये हुआ कि यदि इन युक्तियों के लिए मैं V और I के मध्य ग्राफ खींचता हूं तो वो मुझे एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होगी। इन दोनों में V और I एक दूसरे के समानुपाती नहीं होता है। वो युक्तियां क्या कहलाती हैं, अनओमीय युक्तियां कहलाती हैं। उदाहरण याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में पूछ लेते हैं। अनओमीय युक्तियों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो एक तो लिखिएगा डायोड और एक लिखिएगा ट्रांजिस्टर। डायोड और ट्रांजिस्टर
आदि और भी कुछ युक्तियां हैं, अभी हम दो ही याद रखेंगे, डायोड और ट्रांजिस्टर। ये वो युक्तियां हैं जिन पर ओम का नियम लागू नहीं होता, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहता हूं कि इन दोनों के लिए यदि मैं V और I के मध्य ग्राफ खींचता हूं तो वो एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। तो कैसा प्राप्त होता है V और I के मध्य ग्राफ? यहाँ तो हम केवल ग्राफ खींचेंगे तो वर्तन में मासा हो जाएगा। इन दोनों के बारे में हम हमारे फिजिक्स के लेसन नंबर 16 में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत फुल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है डायोड के बारे में, डायोड की क्रियाविधि, ग्राफ कैसा है, सब कुछ बहुत ही विस्तार से दिया गया है डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों के बारे में। तभी का याद रखिएगा कि डायोड और ट्रांजिस्टर दो युक्तियां ऐसी हैं जिन पर ओम के नियम की पालना नहीं होती, ये ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं। अगली हेडिंग लिखिएगा कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण संकेत। अगली हेडिंग लिखिएगा कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण संकेत। कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण संकेत। कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण संकेत। देखिए क्या है, बड़ा ही आसान सा है कि बहुत कार्बन पर कोई प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध है, ये इस प्रकार का है। तो हमें इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है कि इस प्रतिरोध का मान कितना है, कितने ओम है इसका प्रतिरोध, 5 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, 10,000 ओम, कितने ओम का ये प्रतिरोध है। तो इस पहचान के लिए इस कार्बन प्रतिरोध पर 4 पट्टिकाएं मिलती हमें, इस प्रकार की हमें 4 पट्टिकाएं इस कार्बन प्रतिरोध पर मिलेंगी। कितनी पट्टिकाएं मिलेंगी? 4 रंगों की पट्टिकाएं हमें मिलती हैं। इन अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग मान फिक्स होते हैं, उसके बारे में अभी हम देखेंगे कौन से रंग के लिए कौन सा मान होता है। उससे पहले ये याद रखना है कि पहली जो पट्टिका होती है वो उस प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक को बताती है। पहली पट्टिका किसको बताती है? प्रथम सार्थक अंक को बताती है। जो दूसरी पट्टिका है वो द्वितीय सार्थक अंक को बताती है। द्वितीय सार्थक अंक को बताती है। जो तीसरी पट्टिका है वो गुणक को बताती है, और चौथी जो पट्टी है वो शहता प्रतिशत को बताती है। परीक्षा में सवाल पूछा नहीं जाता है बेसिकली वैसे तो कि पहली पट्टिका किसको बताती है, दूसरी किसको बताती है, तीसरी किसको बताती है, तो तीसरी पूछते नहीं है। इसका एक फिक्स टाइप का सवाल होता है, वो हम देखेंगे, लेकिन फिर भी हमें मोटा मोटा पता होना चाहिए कि पहले जो 2 पट्टिकाएं वो सार्थक अंकों को बताती है, तीसरी जो पट्टिका होती है गुणक को बताती है, और जो चौथी पट्टिका होती है वो शहता प्रतिशत को बताती है। अब हमें इसके लिए एक टेबल याद करनी है, उसके बाद इसके जो सवाल करना है बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो वो मैं टेबल आप बना रहा हूँ यहाँ पर, अपने को टेबल पूरी की पूरी याद हो जानी चाहिए, तभी हम इसके सवाल कर पाएंगे। तो देखिए टेबल में क्या कहता है, पहला कॉलम रंग का है, दूसरा अंक का है, तीसरा गुणक का है, और चौथा शहता का है। 4 कॉलम में टेबल बना रहा हूँ, हमें ये टेबल याद करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास कार्बन प्रतिरोध के वर्ण संकेत के लिए कोई सवाल आ गया तो ये टेबल याद है तो हम कर पाएंगे, नहीं तो हम किसी हाल में इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा रंग क्या है, बिल्कुल सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। काला, दूसरा जो है भूरा, तीसरा जो है लाल, चौथा जो है नारंगी, पांचवा रंग जो है पीला, छठा जो रंग है हरा, सातवां जो रंग है नीला, आठवां जो रंग है बैंगनी, नौवां जो है ग्रे कलर का है, 10वां जो है वो सफेद है, 11वां जो रंग है वो हमारे पास में है सुनहरा, 12वां जो रंग है वो चांदी सा, और 13वां जो रंग है वो वर्णहीन है, मतलब कोई रंग ही ना हो जो किसी पट्टी पर, तो उसको वर्णहीन काउंट करते हैं।
ये सीक्वेंस ऐसा का ऐसा याद रखोगे तो हमारी टेबल याद करना आसान है। पहला काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, सलेटी बोल सकते हैं, ग्रे बोल सकते हैं, धूसर बोल सकते हैं, सफेद, सुनहरा, चांदीशा और वर्णहीन। इनके लिए अंक फिक्स है। काले के लिए अंक 0 होता है, भूरे के लिए अंक 1 होता है। ऐसे में ड्रॉ कर देता हूं ताकि हमारे लिए लाइन को पहचानना आसान हो जाए। लाल के लिए जो अंक होता है वो 2 होता है, नारंगी के लिए अंक 3 होता है, पीले रंग के लिए अंक 4 होता है, हरे के लिए अंक 5 होता है, नीले के लिए अंक 6 होता है, बैंगनी के लिए अंक 7 होता है, ग्रे स्लेटी के लिए अंक 8 होता है, सफेद के लिए अंक 9 होता है, सुनहरे के लिए कोई अंक नहीं होता है, चांदी से के लिए कोई अंक नहीं होता है और वर्णहीन के लिए भी कोई अंक नहीं होता है। इन तीनों के लिए अंक नहीं होते हैं। यदि मैं गुणक की बात करूं तो इसके लिए पहले के लिए 10 की पावर 0, काले के लिए अंक 10 की पावर 0, ये 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 7, ये 10 की पावर 8। सॉरी काले के लिए ये रह गया, यहाँ 10 की पावर 0, ये 10 की पावर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 10 की पावर 9। सुनहरे के लिए गुणक होता है 10 की पावर -1, ये 10 की पावर -2 और वर्णहीन के लिए अंक होता है 10 की पावर -3। 70% इनमें से किसी के लिए नहीं होता है। वो सबसे पहले आता है चांदी। सुनहरे के लिए ±5%, चांदी के लिए ±10% और इसके लिए ±20%। ये सारे टेबल हमें अच्छे से याद होगी, तभी हम इस सवाल इससे संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। ये टेबल नोट कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। और अब मैं आपको इसके सवाल बताता हूँ कि जो इसके सवाल हैं वो किस प्रकार के आते हैं। ये हमें पूरा याद हो जाना चाहिए। ऐसा का ऐसा 0 से शुरू होकर 9 तक है, 10 की पावर 0 से शुरू होकर 10 की पावर 9 तक, फिर 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 और ये ±5%, ±10% और ±20%। अब देखिएगा सवाल कैसा होता है। इस पे सवाल टेबल याद है तो सवाल बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहला सवाल, जो 2 ही प्रकार के सवाल आते हैं, हमें रंग देकर उनके प्रतिरोध का मान पूछ सकता है या फिर प्रतिरोध का मान देकर पट्टिकाओं के रंग पूछ सकता है। तो पहले टाइप का सवाल, यदि किसी प्रतिरोध का मान इतना दे रखा है 26 × 10 की पावर 6 ±10%, ये हमें दिया कि 26 × 10 की पावर 6 ±10% यदि किसी प्रतिरोध का मान है तो उस कार्बन प्रतिरोध की पट्टिकाओं के रंग लिखिए, पट्टिकाओं के रंग लिखिए। तो देखिए हमने बात की थी कि मैंने कहा था जो हमारे 4 रंग की पट्टिका होती है, पहले जो 2 पट्टिका होती है वो अंकों को प्रदर्शित करती हैं। और अंक कौन से हैं? ये। अब देखिए इसमें 2 अंक कौन कौन से हैं? एक 2 है और एक 6 है। तो 2 अंक किसके लिए है? लाल के लिए। तो उस कार्बन प्रतिरोध की पहली पट्टिका का रंग कैसा होगा? लाल होगा। दूसरा 6 दूसरा जो पट्टिका वो किसको प्रदर्शित करती है? अंक को प्रदर्शित करती है। और 6 अंक किसके लिए है? नीले के लिए है। तो दूसरी पट्टिका किसकी हो गई? नीले रंग की हो गई। तीसरे जो पट्टिका थी वो गुणक को प्रदर्शित करती थी और गुणक के लिए लाइन ये है। और गुणक में 10 की पावर 6 किसके लिए है? ये फिर से नीले के लिए है। तो तीसरी पट्टिका भी किस रंग की होगी? नीले रंग की होगी। और चौथी जो पट्टिका थी वो हमने बात की 70% को प्रदर्शित करती है। और 70% के लिए कॉलम ये है और इसमें ±10% किसके लिए है? चांदीसा के लिए है। तो जो चौथी पट्टिका होगी वो किस रंग की होगी? चांदीसा रंग की होगी। ये हो गया हमारा उत्तर। हमें प्रतिरोध दिया है और पट्टिकाओं के मान पूछे हैं। एक बार इसी प्रकार का दूसरा सवाल कर लेते हैं। एक पट्टिका, एक कार्बन प्रतिरोध ऐसा है जिसका प्रतिरोध का जो मान है वो मान दिया गया है 38 × 10 की पावर 4 ±20%। 38 × 10 की पावर 4 ±20%। तो क्या है?
पूछता है कि कार्बन प्रतिरोध की पट्टिकाओं के रंग बताइए, कार्बन प्रतिरोध की पट्टिकाओं के रंग ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कहता है, पहले जो दो अंक हैं, पहली जो दो पट्टिकाएं वो अंकों को प्रदर्शित करती हैं और अंक में 3 और 8, 3 नारंगी के लिए और 8 स्लेटी रंग के लिए। तो पहली पट्टिका नारंगी रंग की है, दूसरी पट्टिका स्लेटी कहें, ग्रे कहें, तीसरी पट्टिका 10 की पावर 4 गुणक को प्रदर्शित करती है। 10 की पावर 4 किसके लिए है, पीले रंग के लिए है, पीली रंग की पट्टिका है। और चौथी पट्टिका प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस 20% किसके लिए है, वर्णहीन के लिए है। मतलब किसी रंग की कोई पट्टिका है लेकिन उस पर कोई रंग नहीं है, या फिर कहें पट्टिका ही गायब है। इस प्रकार ये प्रतिरोध के रंग की पट्टिकाएं हमारे पास में आ जाती हैं। ये हो गया हमारे पास में एक सवाल। इसी प्रकार से एक सवाल हमसे और पूछते हैं इसी कार्बन प्रतिरोध में दूसरे टाइप का जो सवाल आता है वही आता है कि हमें पट्टिकाओं के रंग दे देता है और फिर कहता है कि उस प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे सवाल कहा है किसी कार्बन प्रतिरोध पर जो पट्टिकाएं हैं वो पहली पट्टिका हरे रंग की, दूसरी पट्टिका नारंगी रंग की, तीसरी पट्टिका सफेद रंग की और चौथी पट्टिका सुनहरी है, तो उस कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। पहली पट्टिका हरे रंग की, दूसरी पट्टिका नारंगी रंग की, तीसरी पट्टिका सफेद रंग की और चौथी पट्टिका सुनहरे रंग की है, तो उसका कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो हरे के लिए अंक देखिए, पहले दो रंगों के लिए हमें अंक देखना है। हरे के लिए अंक कितना है, 5 है, तो 5 प्रतिरोध का मान 5। नारंगी के लिए अंक देखिए, पहले दो पट्टिकाओं के लिए अंक देखने होते हैं, तो नारंगी के लिए अंक कितना है, 3। तो इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, 5 और 3 को हम बना लिया 53, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। और तीसरी पट्टिका के लिए हमें गुणक देखना है। तीसरी पट्टिका में सफेद रंग है और सफेद के लिए गुणक कितना है, 10 की पावर 9, 53 इंटू 10 की पावर 9। और चौथी पट्टिका के साथ प्लस माइनस का चिन्ह लगा करके हम उसका सहता प्रतिशत लिखते हैं। और सुनहरे रंग के लिए सहता प्रतिशत कितना है, प्लस माइनस 5%। ये हो गया हमारे पास में उस कार्बन प्रतिरोध का मान 53 इंटू 10 की पावर 9 प्लस माइनस 5%। तो इस प्रकार हमने इस पट्टिकाओं की सहायता से कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात किया, या फिर प्रतिरोध के मान की सहायता से हमने कार्बन प्रतिरोध को जो पट्टिकाओं के रंग है वो ज्ञात करते हैं। ये दो ही प्रकार के सवाल हमसे बोर्ड परीक्षा में कार्बन वर्ण प्रतिरोध से संबंधित सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है। बार बार देखिएगा, एक बार समझे तो दूसरी बार देखिएगा, फिर नहीं समझता हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। और हम आपको बाकी सब पता ही है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब हमारे कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर इस वीडियो कीजिएगा, ताकि लॉकडाउन के समय में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस वीडियो जो हमारी जो मेहनत है एक छोटी सी उसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।